नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप के जो ये 4 साल है ना, इनमें आप देखोगे दुनिया में कई ग्रुप्स तोड़ दिए जाएंगे, कई नए ग्रुप सामने आएंगे और ऑल टुगेदर वर्ल्ड ट्रेड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। फॉर द टाइम बिंग डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट कर लिया है एक बहुत ही पुराना ग्रुप G20, और लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस ग्रुप को डैमेज करके ही मानेंगे। नाउ दुनिया में अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट समिट कौन से होते हैं जिन्हें वर्ल्ड मीडिया बहुत ज्यादा फॉलो करती है, एक तो हो गया G7। भारत G7 का पार्ट नहीं है, मगर भारत को एज ए स्पेशल गेस्ट यहां पे इनवाइट किया जाता है हमेशा। फिर G20, भारत G20 का पार्ट है, जैसे आप लोग जानते हैं G20 के जो कंट्रीज के फ्लैग है यहाँ पे आप देख पाओगे। और फिर तीसरा मैं कहूंगा आज के समय ब्रिक्स समिट। इंडिया ऑब्वियसली ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है। नाउ इनमें से जो ये बीच वाला ग्रुप आप देख रहे हो ना, G20, इसको माना जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि यहां पर G7 के बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही साथ ब्रिक्स के जो बहुत सारे देश है, सभी कंट्रीज ऑलमोस्ट ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए G20 को माना जाता है काफी बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंच, जहां पर दुनिया की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कंट्रीज मिलके रिजॉल्व कर सकती है, क्योंकि कई देश जो वैसे बात करते नहीं हैं G20 में थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो इनके विदेश मंत्री, आप कह लीजिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएसए में ये लोग विदेश मंत्री नहीं कहते, जो फॉरेन अफेयर संभालता है उसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यहाँ पे जो है मार्को रूबियो। इससे पहले आपको पता होगा जो बाइडेन के अंडर यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ब्लिंकन, अब ट्रंप के अंडर बन चुके हैं मार्को रूबियो। इन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। इन्होंने ये कहा है कि 2025 में जो देश G20 समिट होस्ट करेगा ना, साउथ अफ्रीका, इनके समिट को तो हम बॉयकॉट कर देंगे। ये खुद बॉयकॉट कर रहे हैं। इसके बाद जो बड़ा समिट होगा बाद में, जहां पर मोदी जी, शी जिनपिंग, पुतिन, ट्रंप, वेरियस जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, यूएस मोस्ट प्रोबब्ली उसको भी बॉयकॉट करने वाला है। और अब ये क्वेश्चन यहां पर रेज हो गया है कि क्या यूएस ऑल टुगेदर G20 को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूएसए ने ओपनली इल्जाम लगा दिया है कि G20 का जो एक मेंबर कंट्री है, और इस बार तो जो होस्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एक एंटी अमेरिकन एजेंडा चला रहा है। अब यहां पे आप पूछोगे एंटी अमेरिकन एजेंडा क्या हुआ, और यूएस साउथ अफ्रीका जो एक आप कह लीजिए एक ऐसा कंट्री है जो इतना न्यूज में रहता भी नहीं है। आपने एक साउथ अफ्रीका के मिलिट्री के बारे में या किसी वॉर के बारे में इतना सुना नहीं होगा। सडनली यूएस साउथ अफ्रीका पर एंटी अमेरिका होने का एजेंडा क्यों लगा रहा है, समझाता हूं आपको। नाउ यूएस और साउथ अफ्रीका की प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अतीत में जाना होगा। आई एम श्योर आप सब लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा। महान साउथ अफ्रीकन लीडर, कई साल इन्होंने जेल में बिताए। जेल से जब बाहर निकले, साउथ अफ्रीका के लीडर बने, उस वक्त एक बार को इनके सामने ऑप्शन थी कि जिन वाइट पॉपुलेशन वाले लोगों ने इनके साथ अत्याचार किया था, बाकी साउथ अफ्रीकन लोगों के साथ अत्याचार किया था, ये बदला ले सकते थे, मगर इन्होंने सबको माफ कर दिया। और इसलिए नेल्सन मंडेला को माना जाता है ग्रेट लीडर। आपको पता है नेल्सन मंडेला को भारत ने दिया था भारत रत्न, इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, और दुनिया भर के देश नेल्सन मंडेला को सम्मानित कर चुके हैं। वेरास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेल्सन मंडेला को मानता था एक आतंकवादी 2008 तक। ना इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। साउथ अफ्रीका, यहाँ पे आप देख पाओगे अफ्रीका के इस इलाके में आपको मिल जाएगा। साउथ अफ्रीका की आबादी है 6 करोड़ के आसपास। इस 6 करोड़ आबादी में से ना 7 से लेकर 10% की जो आबादी है ये वाइट पॉपुलेशन है, मतलब कि यूरोपियंस हैं, कई सदियों पहले जो साउथ अफ्रीका में आए थे। और बाकी जो यहाँ पर ब्लैक पॉपुलेशन है, 90% आबादी, उनको गुलाम बनाकर रखते थे। काफी हद तक जो इंडिया में हुआ था बहुत लंबे समय तक। मगर साउथ अफ्रीका में ये और भी लंबा चलता रहा अपार्टाइड रजीम के अंडर। अपार्टाइड रजीम के बारे में आपने सुना होगा। ये एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम था जहां पे साउथ अफ्रीका में जो वाइट पॉपुलेशन है उनके पास सारे रिसोर्सेज थे, उनके पास राइट्स थे। ब्लैक पॉपुलेशन के पास राइट्स बहुत जरा कम थे। स्थिति इतनी जरा खराब थी अपार्टाइड रजीम में कि अगर मान लीजिए एक इंटररेशियल बच्चा भी पैदा होता था ना, तो वो भी काफी बार इलीगल माना जाता था। और यूएस गवर्नमेंट में जो रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, इनका हमेशा से साउथ अफ्रीका में इस बात को लेकर ध्यान रहा है कि जो यहाँ पर 9-10% के आसपास वाइट पॉपुलेशन है ये ठीक रहे, इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि हमेशा एक डर एक थोड़ा इनको बना रहा था कि यहाँ पर जो 90% ब्लैक पॉपुलेशन है किसी दिन खड़ी हो गई, अपने राइट्स की डिमांड करी, तो व्हाइट पॉपुलेशन धीरे धीरे अपने आप को घिरा हुआ महसूस करेगी। और इंटरेस्टिंगली आज के समय साउथ अफ्रीका में यही हो रहा है। साउथ अफ्रीका में लंबे समय तक सिंस जो व्हाइट पॉपुलेशन थी ये डोमिनेंट थी, ये खेत अपने पास रखते थे, फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन सब कुछ अपने पास रखते थे। तो अब क्या हो रहा है कि साउथ अफ्रीका की करंट गवर्नमेंट
धीरे धीरे जो बहुत सारे खेत प्राइवेट फार्मर्स के पास है ना, ये सस्ते रेट्स पर परचेज कर रही है और ब्लैक फार्मर्स को बेच रही है, ताकि उनके पास भी कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आए, वो भी फार्मिंग कर सके, उनके पास भी कुछ इकोनॉमिक पावर आए। और डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा गलत है। इस तरीके से जो साउथ अफ्रीका का जो न्यू लैंड लॉ है, ये तो देखिए जबरदस्ती व्हाइट फार्मर से जमीन खींचकर ब्लैक फार्मर्स को दे रहा है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में वाइट पॉपुलेशन के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसको लेकर रिपब्लिकन पार्टी चिंतित क्यों है? देखो, यूएसए में ना, ये एक बहुत ही बड़ा इलेक्शन का मुद्दा रहा था। वहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स हैं, ये बात काफी फैलाते थे कि देखो साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, वाइट पॉपुलेशन माइनॉरिटी बन गई, अब इनके जो रिसोर्सेज है, जो इनके खेत है, ये छीने जा रहे हैं। यूएसए में ऐसा ना हो जाए, तो वो काफी बार ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं और इलेक्शन में काफी उनको इससे हेल्प मिलती है। और इसीलिए हमने रिसेंटली देखा कि मार्को रूबियो, जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये कहा कि साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, ये बहुत गलत है। ये खुल के ये तो नहीं कह सकते कि देखिए वाइट पॉपुलेशन के साथ क्या कर रहे हो, हम चिंतित हैं। मगर यूएसए में प्राइमरली जो रिपब्लिकन पार्टी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है नेल्सन मंडेला को आतंकवादी घोषित कर देना। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट पॉपुलेशन है, उन पर अगर मान लो कुछ अत्याचार हो रहा है इनके हिसाब से, तो ये लोग भी वॉइस रेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यहाँ पर यह भी कह रही है कि साउथ अफ्रीका ने इस बार का जो G20 का स्लोगन बनाया है ना, वो ये है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। ये एक तरीके से यहाँ पर साउथ अफ्रीका DEI और क्लाइमेट चेंज का समर्थन कर रही है, जिसके समर्थन में यूएस की करंट गवर्नमेंट नहीं है। DEI क्या है? DEI है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूशन। ये देखिए डेमोक्रेट पार्टी के अंडर यूएसए में पॉलिसी लाई गई थी। इसके अंडर आपने देखा होगा यूएसए की मूवीज भी चेंज हो गई थी। आपने बात नोट करी होगी, पिछले कुछ सालों में यूएसए में जो भी मूवीज सामने आई है ना, वहां पर आपने देखा होगा एक ब्लैक कैरेक्टर होता ही था, एक गे कैरेक्टर होता था, हर एथनिसिटी के लोगों को ऐड किया जाता था। ये सब कुछ DEI के अंडर किया जा रहा था। और ये जो मूवीज का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये बस एक एग्जाम्पल है। चाहे गवर्नमेंट फंडिंग ले लो, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एजुकेशन, हर जगह DEI की छाप हमको दिखती थी। नाउ ट्रंप ने इसको खत्म कर दिया है। और इससे आप ये भी देखोगे कि इन द फ्यूचर जो यूएस मूवीज बनेगी ना, अमेरिका में मूवीज बनेगी, वहां पर इतने ज्यादा हो सकता है कि ब्लैक कैरेक्टर्स वो ना डाले, गे कैरेक्टर्स ना डालें, क्योंकि अब DEI का प्रेशर उतना उन पर होगा नहीं। हालांकि आप अगर मुझसे पूछे, ये DEI की बातें करना, ये बोल देना कि साउथ अफ्रीका तो देखिए क्लाइमेट चेंज का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यूएस बॉयकॉट करेगा ये समिट, ये सब बेकार बातें हैं। यहाँ पर मेन इशू यही है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, इनके वोटर बेस को चिंता है कि साउथ अफ्रीका की जो छोटी सी वाइट पॉपुलेशन है, इनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और यूएस इस बेसिस पर साउथ अफ्रीका पे प्रेशर डालता रहेगा। फाइनली एक इशू यहाँ पर यह भी आता है, आपको याद होगा जब इजराइल गाजा पे बॉम्बिंग कर रहा था, तब साउथ अफ्रीका बढ़ चढ़ के इजराइल के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हर जगह जहां पर इजराइल के अगेंस्ट केस चला है, बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट केस चला है, वहां पर साउथ अफ्रीका काफी आगे था। तो ट्रंप के पास काफी रीजंस हैं साउथ अफ्रीका को दंडित करने के। और ये लग रहा है कि इस बार का जो G20 समिट है, यूएस डिस्ट्रॉय कर देगा। कोई प्रॉपर समिट हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप देखते हो कि यूएसए ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ओवरऑल समिट की जो इंपॉर्टेंस है, ये काफी कम हो जाती है। तो आने वाले समय में देखिए ये टॉपिक काफी न्यूज में रहेगा। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, देखिए हाल ही में वो कौन सा शहर है जहां पर पोर्ट विलियम नाम का एक सिटी था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है टू विजय दुर्ग? बताइए, पोर्ट विलियम हैज बिन रीनेम्ड टू विजय दुर्ग। ये कहाँ पे हुआ है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: मुंबई, चेन्नई, पुणे या कोलकाता। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। अगर आप एक्सिस बैंक में एक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट में काम करना चाहते हैं, जहां पे आपकी एनुअल सैलरी मिनिमम होगी 5 लाख रुपए पर एनम, साथ में वेरिएबल और इंसेंटिव्स वगैरह ऐड करके कुछ 6 साढ़े 6 लाख के ऊपर हो जाएगी। नाउ एक्सिस बैंक के डेप्यूटी मैनेजर आप कैसे बन सकते हैं, इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो देखिए आपको करना क्या है। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, इधर आपको लिंक मिल जाएगा, बूस्ट योर करियर इन बैंकिंग सेक्टर विद एक्सिस बैंक प्रोग्राम। इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, जो स्टेट जिसमें आप रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपसे कोड मांगा जाएगा।
कोड यहाँ पे आपको डाल देना है PD10। बट अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बोल दूं, आप तभी यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालिएगा अगर आप एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपकी एज 21 से 28 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं। आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, किसी भी स्ट्रीम से आपने करी है, बीकॉम बीए डज नॉट मैटर, कहीं से भी करी है, यूजीसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, 50% एटलीस्ट आपके मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी प्रूव करना होगा कि आपके पास 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है सेल्स की फील्ड में, कहीं भी किसी भी कंपनी में कहीं भी आपने सेल्स रिलेटेड कुछ काम किया है 6 महीने के लिए, तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं तो बिल्कुल अपनी डिटेल्स यहां पर डालिए। अगर इस क्राइटेरिया को आप मीट नहीं करते तो अपनी डिटेल्स यहां पर मत डालिएगा, फायदा नहीं है। हाँ, आप जब यहाँ पे कोड डालते हो, यहाँ पे लिखा है ना एंटर रेफरेंस कोड PD10, तो आप कोड डालते हो तो आपको जल्दी से कॉल आ जाएगा ना। प्रोसेस क्या है देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल्स डालोगे आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा। आपका पहले तो हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि सब कुछ ओके है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट ही होगा आपका एक। और उस टेस्ट में आप अगर पास हो जाते हैं, आपकी नॉलेज हमको सफिशिएंट लगती है, उसके बाद एक्सिस बैंक आपका इंटरव्यू लेगा। उस इंटरव्यू के बाद अगर एक्सिस बैंक को लगता है कि आप ठीक है, आप इस प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको एनरोल करने के लिए, इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए बुलाया जाएगा। और फिर यहाँ पे आपकी शुरू होगी 1 साल की लर्निंग जर्नी, जहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मिलेगा यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आप यहाँ पर एक्सिस बैंक के अंडर जो प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम है ये कंप्लीट कर रहे होगे। आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और साथ ही साथ ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक फी भी पे करनी होगी, जो आपकी पहले साल की सैलरी है उसमें ही काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। ये एंश्योर कर लीजिएगा अगर आप मीट करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर डिटेल भरिए, कोड डाल दीजिएगा PD10, आपको प्रायोरिटी कॉल आएगी। एंड लेट्स सी, आप प्रोसेस से गुजरते हैं, यू माइट एंड अप विद अ ड्रीम जॉब एट एक्सिस बैंक। सो गुड लक टू यू ऑल। एंड इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।